राजस्थान की 8वीं विधानसभा जिसका समय रहा है 1985 से लेकर 1990 ईस्वी तक। राजस्थान की 7वीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी दोबारा अपनी सरकार बनाती है। इस सरकार को हमने राजनीति के युग को तीसरा चरण नाम दिया था और यह तीसरा चरण 8वीं विधानसभा के अंत में समाप्त हो जाता है। राजनीति के तीसरे दौर के समाप्त होने की शुरुआत 7वीं विधानसभा और लोकसभा सत्र के बीच में ही शुरू हो जाती है। जब लोकसभा चुनाव नज़दीक आता है तो उसी समय शुरू होती है पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार से। पंजाब के इस ऑपरेशन ब्लू स्टार से नाराज सिख समर्थकों में ही प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के 2 सुरक्षा प्रहरियों ने उनके ही आवास पर गोलियों से छलनी करके उनकी हत्या कर दी जाती है। भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरी दुनिया में भारत का भूगोल बदलने वाली महिला प्रधानमंत्री आयरन लेडी के नाम से मशहूर हो जाती है। उनकी हत्या के बाद उनके परिवार के प्रति सहानुभूति प्रकट होती है और एक बार फिर लोकसभा चुनाव में उनके बेटे श्री राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के समय से केंद्र में विरोधी दल एक बार फिर राजनीतिक अव्यवस्था की लहर फैलाने की कोशिश करते हैं और उनके नेतृत्व में हमारी इस 8वीं विधानसभा के चुनाव शुरू होते हैं। राजस्थान के इन चुनावों में राजनीतिक इतिहास में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो बेहद चौंकाने वाली होती हैं और ये घटनाएं अब शुरू होती हैं। वो घटनाएं किस तरह की रही, इनको जानने के लिए एक बार फिर से आपका दोस्त विपुल जोरासिया का प्यार भरा नमस्कार, आदाब। और आप देख रहे हैं व्याख्यान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर राजस्थान विधानसभा का संपूर्ण अध्ययन एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में आज का भाग 8। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे इस चैनल से जारी होने वाले सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नए वीडियो लेकर आता रहूँगा। प्यारे दोस्तों, अब हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं राजस्थान विधानसभा की राजनीति के इतिहास में तीसरे युग का अंतिम समय 8वीं विधानसभा के बारे में। अब राज्य में इस विधानसभा के लिए 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ, जिसका परिणाम इस प्रकार रहा। इस चुनाव परिणाम में कांग्रेस पार्टी को 115 सीटें मिली, भारतीय जनता पार्टी को 38, लोक दल पार्टी को 27, जनता पार्टी को 10, कांग्रेस स के नाम से 1 सीट, अन्य और निर्दलीय पार्टी को 9 सीटें मिली। इन 200 विधायकों में से महिला विधायकों की संख्या 17 रही, जो पहली बार सर्वाधिक संख्या के रूप में रही। अनुसूचित जाति के विधायकों की संख्या 33 रही, अनुसूचित जनजाति के विधायकों की संख्या 24 रही। और आपको बता दें, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विधायकों की यही संख्या जो आरक्षित की गई थी, उनकी संख्या यह 12वीं विधानसभा तक चलती रही। एक बार फिर से इस विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ई पार्टी 115 सीटों का स्पष्ट बहुमत लेकर अपनी सरकार बनाती है और 10 मार्च 1985 को बांसवाड़ा निवासी श्री हरिदेव जोशी एक बार फिर से राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं। आपको बता दें कि श्री जोशी 5वीं विधानसभा में मुख्यमंत्री श्री बरकतुल्ला खां के निधन के बाद पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और अब 8वीं विधानसभा में दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं। इस साथ 8वीं विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष पद पर पूर्व मुख्यमंत्री श्री हीरालाल देवपुरा को मनाया जाता है, लेकिन विधानसभा में विधायकों की खींचातानी को पसंद नहीं करके अपना अध्यक्ष पद से त्यागपत्र सौंप देते हैं। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी को बनाया जाता है और यही श्री तिवारी जी पिछली विधानसभा में उपाध्यक्ष पद पर रह चुके थे। इसी के साथ इसी विधानसभा में उपाध्यक्ष श्री किशन मोटवानी को बनाया जाता है और इसी विधानसभा में विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री श्री भैरव सिंह शेखावत लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद प्रतिपक्ष नेता से हट जाते हैं और उनकी जगह विपक्ष के नेता के तौर पर श्री केदारनाथ शर्मा बनते हैं।
इस 8वीं विधानसभा सत्र में विधानसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव या संकल्प लाया जाता है। यह प्रस्ताव अक्टूबर 1986 में लाया गया, जो अध्यक्ष श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी के लिए लाया गया था। यह प्रस्ताव लाने वाले विरोधी पार्टी के जनता पार्टी विधायक श्री मानिक चंद सुराना और लोक दल पार्टी के विधायक श्री यदुनाथ सिंह ने मिलकर लाया था, लेकिन इस प्रस्ताव को वापस ले लिया जाता है। आपको बता दें कि इससे पहले भी विधानसभा अध्यक्ष को हटाने का 2 बार प्रस्ताव लाया जा चुका था और ऐसे प्रस्ताव में पहला प्रस्ताव राजस्थान की पहली विधानसभा में ही श्री नरोत्तम लाल जोशी के लिए लाया गया था और उसके बाद दूसरा प्रस्ताव चौथी विधानसभा में श्री निरंजन नाथ आचार्य के लिए लाया गया और अब इस विधानसभा में इस प्रकार का यह तीसरा प्रस्ताव था। अब हम बात करें राजस्थान के एक चर्चित घटना के बारे में, और यह घटना ऐसी थी जिससे राजस्थान की राजनीति में एक बहुत बड़ा तूफान लाकर खड़ा कर दिया था, और वह था सीकर जिले का देवराला सतीकांड। और इसी सतीकांड के कारण 18 जनवरी 1988 को श्री हरिदेव जोशी जी ने अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंप दिया था। इसके त्यागपत्र के बाद 2 दिन बाद 20 जनवरी 1988 को श्री शिवचरण माथुर को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। आपको बता दें कि 7वीं विधानसभा सत्र में श्री माथुर पहली बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली थी। अब इसी विधानसभा में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। श्री माथुर के कार्यकाल में भी बहुत बड़ी चौंकाने वाली घटनाएं शुरू होती हैं। पहली घटना तो यह रही कि इनके समय में इनकी पार्टी के नाराज विधायकों ने विरोध करना शुरू कर दिया था और यह विरोध का दबाव आने वाले चुनावों के लिए और राजस्थान की आर्थिक एवं उसकी सामाजिक व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए किया जाता था। इसी विरोध के कारण 17 मार्च 1989 को विधानसभा की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया गया। श्री माथुर के कार्यकाल में राजस्थान में चुनावी इतिहास की बहुत बड़ी घटना होती है। वो यह थी कि जब देश में 9वीं लोकसभा चुनाव हुआ और राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें थी। इन 25 सीटों पर लोकसभा चुनाव होता है। इस सभी 25 सीटों पर सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी को हार का मुख देखना पड़ा। राजस्थान के इतिहास में चुनावी इतिहास को लेकर पहली बार इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, जो बेहद चौंकाने वाला रहा। इस चौंकाने वाले इतिहास के पीछे राजनीतिक दलों की विचारधारा ने जनता को धार्मिक विचारों का लिबास पहना दिया था, या फिर हम यूं कहें कि जनता के मानस में हिंदुत्व को लेकर धर्म की आड़ में भारत के विकास की प्रगति को रोक देना चाहते थे। बार फिर जनता के सामने भारत जैसे विकासशील देश की प्रगति में धार्मिक पाखंड रीति रिवाजों को में धकेलने की राजनीति शुरू होती है और इसके साथ ही सांप्रदायिकता को लेकर जनता को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की जाती है, जिसका परिणाम सांप्रदायिक दंगों के रूप में शुरू होता है। और इसका मुख्य मुद्दा रहा वो है भी राम मंदिर के रूप में। अयोध्या के राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर राजनीति का हथियार बनाया जाता है, जिससे कांग्रेस पार्टी ध्वस्त होकर राज्य में पहली बार लोकसभा चुनाव में अपनी सभी 25 सीटें गंवा देती है। इस हार से दुखी होकर राज्य के मुख्यमंत्री श्री शिवचरण माथुर ने 29 नवंबर 1989 को अपना त्यागपत्र राज्यपाल श्री सुखदेव प्रसाद जी को सौंप देते हैं। इनके त्याग पत्र के बाद श्री हरिदेव जोशी को मुख्यमंत्री पद के लिए सर्वसहमति से आमंत्रित किया जाता है, लेकिन इस समय भी अजीब घटना होती है। वह भी कैसे, तो सुनिए। जब मुख्यमंत्री श्री माथुर ने अपना त्याग पत्र राज्यपाल को सौंप दिया था और पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरिदेव जोशी को कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक अपना नेता चुनकर मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित करते हैं, तब श्री जोशी असम के राज्यपाल थे। असम के राज्यपाल श्री हरिदेव जोशी अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति जी महोदय को सौंप दिया था, लेकिन राष्ट्रपति महोदय ने उनके त्यागपत्र को स्वीकार नहीं किया। वह क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति महोदय ने उनके पद पर राज्यपाल का त्यागपत्र इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनके सामने प्रबुद्ध राजनेता नहीं था जो असम की स्थिति को संभाल सके। लेकिन श्री हरिदेव जोशी जी के लिए राजस्थान की जनता का प्यार और राजस्थान की गौरवान्वित मिट्टी को अपनी मां के सम्मान मानने वाले मरुधरा को कैसे भूल सकते थे।
उसी मरुधरा का इतिहास जहां पत्नी अपने रक्त से तिलक लगाकर विजय की कामना के लिए रणभूमि में उसको योद्धा के रूप में सजाया करती थी और युद्ध में विजयी होकर उसके स्वागत के लिए श्रृंगार किया करती थी। इस गौरवपूर्ण इतिहास को भला कौन भूल सकता है। इसलिए श्री जोशी जी अपनी मातृभूमि मरुधरा राजस्थान में अपने लोगों के बीच मुख्यमंत्री पद पर शपथ लेने के लिए लौट आए। लेकिन कुछ विरोधी विधायकों ने इस बात का विरोध किया कि जब राष्ट्रपति महोदय ने राज्यपाल पद से जोशी जी का त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया तो फिर राज्यपाल रहते हुए मुख्यमंत्री पद की शपथ समारोह में शामिल क्यों हुए। इस प्रकार के विवादास्पद प्रश्नों को देखते हुए श्री जोशी जी के राज्यपाल पद से राष्ट्रपति महोदय द्वारा उनके त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया जाता है और इनके त्यागपत्र को स्वीकार करने के दिन ही या 4 दिसंबर 1989 को ही राज्यपाल श्री सुखदेव प्रसाद जी ने श्री जोशी जी को मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ दिला देते हैं। इसके साथ ही राज्य में 9वीं विधानसभा के चुनाव होते हैं और चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस ही अपना बहुमत हासिल नहीं कर पाई और बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण श्री जोशी जी अपना त्यागपत्र दे देते हैं। इसी के साथ 9वीं विधानसभा का गठन होता है और यह समय कैसा रहा। इस समय किस प्रकार की अजीब सी घटनाएं होती हैं और इस समय राजनीतिक इतिहास में बहुत बड़ा बवंडर खड़ा होता है। वो कैसा हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, इन सब प्रश्नों को जानने के लिए हम चैनल से जुड़े रहें। आज बस इतना ही, हम शीघ्र ही मिलेंगे। इसी के साथ ही आपका दोस्त विपुल जोरासिया धन्यवाद के साथ विराम लेता है। धन्यवाद, शुक्रिया।